बनानी थी। एक बार की बात है, एक पुरानी शहर में सुमन अपनी बेटी के साथ रहती थी। वो अपनी बेटी करिश्मा के साथ घर का झाड़ू और बर्तन करके अपना गुजारा कर रही थी। पति के देहांत के बाद घर के हालत ठीक ना होने की वजह से वो अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जाया करती थी। आंटी, आप कैसे हो? मुझे क्या हुआ? मैं तो ठीक ही हूँ। अरे करिश्मा, ये राखी क्यों हाथ में पकड़ कर रखी है? अरे आंटी, मेरा कोई भाई नहीं है तो क्या? तो मैं सुमित भैया को राखी। ये अच्छा तरीका है राखी बांधकर महंगे महंगे गिफ्ट और पैसे ऐंठने का। अगर तुम दोनों को पैसे और गिफ्ट ही चाहिए थे तो सीधे ही मांग लेते। ऐसा दिखावा करने की क्या जरूरत थी? अब खड़े खड़े मेरा मुंह देखना है या घर का काम भी करना है? आई पड़ी राखी बांधने। करिश्मा, हम अजय भैया को राखी नहीं बांधेंगे। चल छोड़, हम गरीब है शायद इसलिए। तो क्या हम ये अपनी राखी किसी को नहीं बांधेंगे? अरे नहीं नहीं, हम हमारे पड़ोस वाले दीपक भैया को राखी बांधेंगे। वो वैसे भी बहुत अच्छा है, वो हमें राखी बांधने के लिए मना नहीं करेगा। हाँ, आप जल्दी से काम कर लो, फिर हम चलते हैं। हाँ चल। कुछ देर बाद करिश्मा मेम साहब की बेटी से पूछती है, तुम चॉकलेट खाओगी? हाँ दीदी, मैं चॉकलेट खाऊंगी। तो ये ले। अरे अरे बेटा, ऐसी सस्ती वाली चॉकलेट नहीं खाते। जाओ अंदर जाओ। ओके मम्मा। मेम साहब का ऐसा रवैया देखकर करिश्मा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी गरीबी का एहसास करते हुए इस बात को भुला देती है और अपना काम करने लग जाती है। कुछ देर बाद मेम साहब का पति ऑफिस जाने के लिए आ जाता है और सुनिए, ये मिठाई के बॉक्स कितने के हैं? मेम साहब का पति बताता है कि हर एक बॉक्स की कीमत 500 रुपए की है। क्या आप भी? आपको पता है ना, मैं ऐसी सस्ती मिठाइयों को हाथ भी नहीं लगाते, तो फिर ऐसी मिठाइयां क्यों उठा लाए आप? अब मैं इसको फेंक दूंगी। आंटी, आप इस मिठाई को मत फेंकना, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मैं खा लूंगी। हाँ हाँ, अगर 1 रुपए की चॉकलेट हाथ में हो तो 500 रुपए की मिठाई तो पसंद होगी ही ना। कुछ देर बाद मेम साहब की लड़की करिश्मा की रखी हुई राखी देखती है और खुश होती है, लेकिन उसी समय वो मेम साहब आ जाती है और गुस्से से कहती है, अरे बेटा, ये सस्ती वाली राखी लेकर क्यों घूम रहे हो? आप तो सूरज को चांदी वाली राखी बांधोगे, ये सस्ती वाली नहीं। चलो रखो। अच्छा सुमन। जी मेम साहब। ये राखी कितने की है? 15 रुपए का पूरा पैकेट आया, जिसमें 3 राखी है। यानी 5 रुपए की एक राखी है ना? इतनी सस्ती राखी। चलो ठीक है। ये देखो मेरे बेटे के लिए ये महंगी गिफ्ट्स। जब मेरी बेटी ये गिफ्ट्स देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। उसी समय वहां से सुमन गुजर रही होती है और गलती से गिफ्ट पर पानी गिर जाता है। ये क्या कर दिया? ये सारे टॉयज मैं अपेक्षा को गिफ्ट देने के लिए लाई थी, देखकर नहीं चल सकती थी क्या? सारे टॉयज पर पानी फेर दिया। मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा, तू कहना चाह रही है कि मैं तुझसे जानबूझकर टकराई है ना? नहीं नहीं मेम साहब, कितने महंगे टॉयज हैं, कभी देखे भी नहीं होंगे। अचानक मेम साहब का फोन आता है और उसके पति दुखी होकर बता रहे होते हैं कि हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसलिए अब वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और हमें नुकसान की भरपाई के लिए हमारा ये घर, गाड़ी और तुम्हारी सारी ज्वेलरी बेचनी होगी, और अगर इससे भी भरपाई ना हुई तो हमें हमारी गांव की सारी प्रॉपर्टी भी बेचनी होगी। अब हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, तुम बैग पैक करो। पर हम कहाँ जाएंगे?
वो बताते हैं कि अब हमको किराए के किसी झोपड़ी में रहना पड़ेगा और शायद पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। क्या? ये सुनकर मेम साहब को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। सुमन मेम साहब को उठाती है और मेम साहब रोते हुए अपना सारा दर्द सुमन को बता देती है। मेम साहब, मैं आपकी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन ये कुछ पैसे हैं, ये आप अपने पास रखिए। ज्यादा नहीं तो अपेक्षा को कुछ खिलाने पिलाने में काम आएंगे। अरे पर नहीं, आप मना मत कीजिए, लीजिए। ये अच्छा तरीका है राखी बांधकर महंगे महंगे गिफ्ट और पैसे ऐंठने का। अगर तुम दोनों को पैसे और गिफ्ट ही चाहिए थे तो सीधे ही मांग लेते। ऐसा दिखावा करने की क्या जरूरत थी? अब खड़े खड़े मेरा मुंह देखना है या घर का काम भी करना है? आई बड़ी राखी बांधने। अरे अरे बेटा, ऐसी सस्ती वाली चॉकलेट नहीं खाते, जाओ अंदर जाओ। ओके मम्मा। आंटी, आप इस मिठाई को मत फेंकना, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मैं खा लूंगी। हाँ हाँ, अगर 1 रुपए की चॉकलेट हाथ में हो तो 500 रुपए की मिठाई तो पसंद होगी ही ना। मैं कितनी बुरी हूँ, पैसों के घमंड में अंधी हो गई और तुम्हारी अच्छाई को मैं देख भी नहीं पाई। सुमन, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया, तुम्हें बहुत नीचा दिखाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप माफी मत मांगिए। अच्छा तो ठीक है, तुम्हें इनको राखी बांधनी थी तो लो, बांध लो और करिश्मा को भी बुला लो, फिर हम चले जाएंगे। इसीलिए ये सब के चलते मेम साहब के पति वहां पर आ जाते हैं और मेम साहब को रुकने के लिए बोलते हैं। क्या हुआ? मेम साहब के पति बताते हैं कि ये सब झूठ था, क्योंकि तुम अपने घमंड में आकर हर किसी को नीचा दिखा रही थी। इसीलिए तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला और हमारी कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही हम कहीं जा रहे हैं। आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तो अब चलो राखी बांधने। सभी खुश होते हैं। त्योहारों में गिफ्ट से ज्यादा फीलिंग्स की कदर होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि महंगा गिफ्ट से फीलिंग दिखाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक बस्ती में एक छोटा सा घर था जहां पर एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक माँ और एक उसका बेटा। घर का खर्चा चलाने के लिए सावित्री घर का काम किया करती थी, जिसकी वजह से उनके घर का खर्च निकलता था। अरे अजय बेटा, तू आ गया? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। माँ, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ। माँ, मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ बेटा, पूछना। क्या पूछना है तुझे? आज रक्षाबंधन है, पर मेरी तो कोई बहन है ही नहीं, मुझे कौन राखी बांधेगा? बस इतनी सी बात? इतनी सी बात पर तू इतना उदास हो रहा है? एक काम कर, आज तू मेरे साथ चल काम पर। मेम साहब की बेटी है ना सोनिया, उससे राखी बंधवा लेना। सच्ची माँ, मेरी भी बहन होगी अब? हाँ बेटा, अब चल, वरना हमें लेट हो जाएगा। चल। वो लोग बस्ती से निकलकर पैदल चलकर शहर तक जाते हैं और उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर सावित्री रोज काम पर जाया करती थी। घर पहुंचते ही उस घर में रहने वाली एक छोटी लड़की सावित्री से पूछती है, अरे सावित्री आंटी, ये कौन है आपके साथ? अरे सोनिया बेटा, ये मेरा बेटा अजय है। ठीक है अजय बेटा, तू यहाँ बैठ, मैं सारा काम कर लेती हूँ और फिर सोनिया को बोलकर तुझे राखी भी बंधवा दूंगी। ठीक है, चल। क्या ये मुझे राखी बांधेगी? मुझे तो नहीं लगता, पर माँ ने कहा है शायद बांध भी दे। अरे ऐसे क्या देख रहा है मुझे? टीवी चल रही है तो चुपचाप टीवी देखना। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? मैं तो बस तुमसे ये राखी बंधवाने आया था। तुमने सोच कैसे लिया मैं तुम्हें राखी बांधूंगी? तुम जैसा गरीब मेरा भाई कभी नहीं हो सकता। अब जाओ यहाँ से, आ जाते हैं मुंह उठाकर। अजय चला जाता है। ये सोनिया गरीब और अमीर कब से करने लगी? सोनिया बेटा। हाँ मम्मा। सोनिया बेटा, मैं कब से देख रही हूँ आप अजय से कैसा बर्ताव कर रही हो। पर मम्मा, वो मुझसे राखी बांधने को बोल रहा था। हाँ तो क्या गलत बोल रहा था? और आप अगर अजय को राखी बांध दोगे तो इसमें क्या गलत हो जाएगा? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कब से अमीर और गरीब करने लगे।
मैंने तो कभी सावित्री के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, तो आप में ये विचार कैसे और कहां से आए? अच्छा मुझे ये बता, क्या गरीब इंसान नहीं है? क्या गरीब को कोई त्योहार मनाने का हक नहीं है? और अजय कितनी आस से आपके पास राखी बंधवाने आया था, और आपने क्या किया बेटा? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मम्मा, आई एम सॉरी, मैंने अजय के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। वो मुझसे राखी बंधवाने आया और मैंने उसको बहुत कुछ सुना दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी। सॉरी मुझसे नहीं, अजय से मांगो और उसे राखी भी बांधो। हाँ मम्मा। मेम साहब, मैंने सारा काम कर दिया है, अब हम चलते हैं। ठीक है। अजय भैया, मुझसे राखी बंधवा के नहीं जाओगे? आई एम सॉरी अजय भैया, मैंने आपको बहुत कुछ भला बुरा सुना दिया। कोई बात नहीं, तुम माफी मत मांगो। तुम मुझसे राखी बंधवाओगे ना? हाँ। सोनिया अजय को राखी बांधती है। हैप्पी रक्षाबंधन। सब खुश होते हैं। एक गरीब आदमी अकेला बैठा सोच रहा होता है। क्या करूं यार, ईद में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। नूरा को क्या जवाब दूंगा? एक काम करता हूँ, गुल्लक तोड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर वो एक घर की तरफ जाता है और अंदर पड़े संदूक से एक गुल्लक निकालता है। जैसे ही वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, तब उसको कुछ याद आता है। एक गांव में गरीब परिवार रहता था। वो परिवार गरीब था, लेकिन उस परिवार में पैसे की तंगी के साथ खुशियां भरपूर थीं। उस परिवार में सलीम और उसकी पत्नी सलमा के साथ एक प्यारी सी बच्ची नूरा रहती थी। जब भी उसके अब्बा घर पर आते, वो कहती, पापा चलो लाओ आज का टैक्स, चलो चलो जल्दी करो। अरे साहब, इस बार छोड़ दो, कल ले जाना, आज कोई कमाई भी नहीं हुई। नहीं नहीं, ये बहाने नहीं चलेंगे, चलो चलो निकालो। तो नूरा के अब्बा उसके हाथ में कुछ कागज रख दिया करते, जिनको वो पैसे मान लेती और अपनी गुल्लक में जमा कर लेती। चलो चलो, अब आप भी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। वो आदमी सोचता है कि किसी से कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ, और ये सोचकर वो गुल्लक उसी चारपाई पर रखकर चला जाता है। कुछ देर बाद 2 चोर वहां आते हैं और उस गुल्लक को उठाकर भाग जाते हैं। वो पैदल चलते हुए एक पेड़ के नीचे पहुंचता है, जहां उसकी जान पहचान का एक व्यापारी खड़ा होता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, भाईजान सलाम। वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई, और बताओ सब खैरियत? हाँ भाईजान, असल में आपको तो पता ही है कल ईद है और आजकल थोड़ा काम भी कम है। अरे हाँ, यही तो, हर कोई मेरे पास पैसे मांगने आ रहा है। लोग पहले से क्यों नहीं जोड़ कर रखते? और बताओ क्या मदद करूं? सलीम सोचता है कि इसने तो पहले ही मना कर दिया। अब अगर मैं पैसे मांगता हूँ तो अपनी खुद की बेइज्जती करवाऊंगा। ऐसा सोचकर वो कहता है, मदद तो कुछ नहीं, मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचा कि सलाम बोलता चलूं। और बताइए सब खैरियत? अल्लाह का रहम है। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ दूर एक जंगल में वही चोर अपने बॉस को वही गुल्लक दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि जरूर इसमें बहुत पैसा होगा। ये सुनकर उनका बॉस खुश हो जाता है और गुल्लक तोड़ने को कहता है। अरे बॉस, ये तो हम आपके लिए लाए हैं। ये नेक काम तो आप ही करो बॉस, आप ही हमारे बिग बॉस हो। जरूर। ये कहकर वो गुल्लक को नीचे मारकर तोड़ देता है, लेकिन उस गुल्लक में खाली कागज के अलावा बस एक 100 रुपए का नोट ही होता है। ये देखकर दोनों गुंडों को गुस्सा आता है, लेकिन बॉस उस गुल्लक से निकले एक खत को उठाता है और पढ़ने लगता है। जैसे ही वो खत पूरा होता है, बॉस की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपने दोनों चोरों को एक और वैसी ही गुल्लक लाने को कहता है और कहता है कि वापसी में गुड़िया जरूर खरीद कर आना। दोनों चोरों को ये अचानक हुए बदलाव का कुछ समझ नहीं आता और वो सोचते हैं कि ऐसा क्या था उस खत में जो हमारा बॉस एकदम से बदल गया। दूसरी ओर सलीम अपने एक दोस्त के पास जाता है और अपनी पूरी परेशानी बताता है, लेकिन उसका दोस्त साफ तौर पर मना कर देता है। अब मैं क्या करूं? और वो सामने से आ रही ट्रेन को देखता है और सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं।
ऐसा सोचते ही वो ट्रेन के आगे छलांग लगा देता है और अचानक ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, ये काम तो बुज़दिलों का है। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये सोचते हुए वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। आ गए बॉस हम। ये लो अपनी गुल्लक। अब क्या करना है? अब अपनी जेब से जितने भी पैसे हैं सब निकाल के इस गुल्लक में डाल दो। गुंडे समझ नहीं पाते कि आज उनका बॉस उनसे क्या करवाना चाहता है। कुछ ही देर में गुल्लक पूरी तरह पैसों से भर जाती है। जाओ अब इसको वहीं पर रख कर आओ जहाँ से तुमने इसको चुराया था। ऐसा कहने पर गुंडे उस गुल्लक को लेकर सलीम के घर की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सलीम को याद आता है उसने एक दफा उसमें 100 रुपए डाले थे। क्यों ना उस पैसे से कुछ राशन और चीनी ले आता हूँ, घर में कुछ मीठा बना लेंगे। ऐसा सोचकर सलीम घर पर पहुंच जाता है और गुल्लक के पास रखी गुड़िया को देखकर हैरान होता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद कोई बच्चा भूल गया होगा। वो गुल्लक को उठाता है और तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही गुल्लक टूटती है वो समझ ही नहीं पाता पूरी गुल्लक पैसों से भरी होती है और जिसके पास एक मिठाई खरीदने के पैसे नहीं होते, मानो अब उसके पास वो सब खुशियां वापस आ गई थी। सलीम अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, या खुदा आपका शुक्र है। कुछ ही देर में सलमा और नूरा घर पहुंच जाती हैं। सलीम के हाथ में पैसे देखकर सलमा पूछती है, या अल्लाह इतने पैसे, कोई चोरी तो नहीं की आपने? सलमा के पूछने पर सलीम ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है ना जाने ये सब कैसे हो गया, क्योंकि इस गुल्लक में तो कागज ही थे। ये सब सुनकर नूरा कहती है, वो कागज नहीं थे, मैंने अल्लाह को एक खत भी लिखा था। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे मालूम है मेरे अब्बा मुझे कागज के टुकड़े देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी कमाई है। मैं ये कागज देखकर इसलिए खुश हो जाती हूँ, कहीं उनको ये ना लगे कि वो पैसों से तंग हैं। मुझे यकीन है आप पर, एक दिन आप ये सब कागज के टुकड़ों को पैसों में बदल दोगे और मुझे एक गुड़िया इस ईद पर जरूर दोगे। नूरा, तो देखा आपने, जिस मुराद में सच्चाई होती है वो हमेशा पूरी होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ, ईद मुबारक। गोपालपुर के एक छोटे से गांव में रमेश अपने बीवी और बेटे के साथ रहता है। रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके कारण उसके पास कोई अच्छी सी नौकरी नहीं है। परिवार का पेट पालने के लिए रमेश रिक्शा चलाया करता था। रमेश काफी गरीब था और उसका एक ही सपना था कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। एक दिन रमेश अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे कुछ हलचल की आवाज आती है। उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसका बेटा सोहन उसके पैंट की जेब में कुछ ढूंढ रहा होता है। रमेश फौरन उठकर सोहन पर चिल्लाकर पूछता है, क्या कर रहा है तू? अपने पिता की आवाज सुनकर सोहन डर जाता है और कहता है, पापा वो मैं। सोहन अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तू चोरी कर रहा था? अपने पापा को चिल्लाता देख सोहन रोने लगता है। तेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? अरे ऐसे कौन से खर्चे हैं तेरे जिसकी वजह से अपने बाप की पैंट से पैसे निकालने पड़े तुझे? अरे मैं सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए मेहनत करता हूँ कि तुझे मैं किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकूं, और तू चोरी सीख रहा है तू? रमेश की ऊंची आवाज सुनकर उसकी बीवी सोनिया वहां पहुंची और कहती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे पूछ इस नालायक से, ये बताएगा। क्या हुआ सोहन, और तू रो क्यों रहा है? सोहन कुछ नहीं कहता, बस सिर नीचे किए रोता रहता है। ये अपने बाप की जेब साफ कर रहा था। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपको कुछ गलतफहमी हुई है। तो पूछ इससे, क्या कर रहा था ये? और अगर पैसों की जरूरत थी, अरे तो मांग लेता। लड़का इतना बड़ा हो गया है कि मांगने में शर्म आती है। क्या कर रहा था बेटा? तो सोहन कुछ ना बोला। देख देख, मुंह नहीं खुल रहा इसका, रंगे हाथों पकड़ा गया है ना। ऐसा क्यों किया बेटा, तुझे कुछ चाहिए क्या? और प्यार से पूछो, आरती उतारो इसकी। ये कहकर रमेश वहां से चला जाता है और सोनिया सोहन से कहती है, बेटा क्यों चाहिए थे पैसे? मैं अभी नहीं बता सकता माँ। अरे अपनी माँ से क्या छुपाना,
मैं हूं ना, मैं पैसे दे दूंगी तुझे। नहीं माँ, इस काम के लिए मैं आपसे या पापा से पैसे नहीं लेना चाहता। ऐसा क्या काम है? मैं अभी नहीं बता सकता माँ। ये कहने के बाद सोहन वहां से चला जाता है। उसे रोकने के लिए उसकी माँ उसे आवाज लगाती है, पर सोहन नहीं रुकता। सोहन घर से निकल जाता है और चलते चलते सोच रहा होता है कि क्या करूं, आखिर कहां से 500 रुपए का इंतजाम करूं। मेरे पास वक्त भी तो कम है। अगर आज शाम 5 बजे तक पैसे नहीं मिले तो सब बेकार हो जाएगा। कैसे भी करके आज शाम से पहले पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। सोहन अपनी सोच में खोया होता है। तभी उसका दोस्त हरीश उसे आवाज देकर बुलाता है। सोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई, वैसे ही परेशान हूं मैं। मुझे आज शाम से पहले 500 रुपए चाहिए और मुझे 500 रुपए कमाने हैं। अच्छा देख, एक तरीका तो है, पर तू कर नहीं पाएगा। बता बता, मैं कर लूंगा। मेहनत का काम है भाई, जितनी भी मेहनत हो मैं कर लूंगा। अच्छा, मार्केट चल, बताता हूँ। रमेश और सोनिया शाम को घर का कुछ सामान लेने जाते हैं और वो रास्ते में सोहन के ही बारे में बात करते हैं। क्या लगता है तुम्हें, सोहन पैसे क्यों ले रहा था? पता नहीं जी। तुम तो उससे बात करने वाली थी ना? हाँ, पर उसने कुछ बताया ही नहीं। वो बोला कि कुछ काम करना है। तुमने कुछ पूछा नहीं कि क्या काम था? पूछा, पर उसने बताया नहीं। वो बोला अभी नहीं बता सकता। अरे ऐसा क्या है जो बता नहीं सकता? कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? नहीं जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। किसी गलत काम में तो नहीं होगा वो। हाँ, भरोसा मुझे भी है, पर यह दुनिया मासूम नहीं रही। हम गरीबों को ऐसे कामों में घुसा देती है जहां हम जाना नहीं चाहते। नहीं जी, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सही कहती हो, मैं भी बिना जाने उसके ऊपर चिल्ला रहा था। वो चोरी कर रहा था क्योंकि मैं उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। वो दोनों आगे चलते हैं कि रमेश अचानक रुक जाता है। उसे देख सोनिया भी रुक जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए? वो देखो, इससे अच्छा कि मैं उसे पैसे निकालने देता। सोनिया देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि सोहन फैक्ट्री से भरे हुए बोरे ट्रक में चढ़ा रहा होता है। ये देखकर रमेश रोने लगता है और वो वहां से चला जाता है। सोनिया भी उसके पीछे चली जाती है। रुकिए जी, जब वो घर आएगा तो उससे बात करेंगे ना। क्या बात करेंगे? ये पूछोगे कि वो क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसका बाप उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता? ऐसा नहीं है जी। सोनिया रमेश को समझाने की कोशिश करती है। वो एक नहीं सुनता। वो घर चले जाता है। रात का वक्त है। रमेश और सोनिया सोहन का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? आता ही होगा, अभी परेशान ना हो। अरे कैसे परेशान ना हो? वो ये सब बातें कर रहे होते हैं। तभी सोहन वहां आ जाता है और जोर से कहता है, हैप्पी बर्थडे माँ और पापा। सोहन की आवाज सुनकर रमेश और सोनिया चौंक जाते हैं। सोहन के हाथ में एक केक होता है और वो कहता है, याद है मैंने आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब है, तो आपने कहा था कि हमारा जन्मदिन 1 सितंबर को आता है और आज 1 सितंबर है और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। तू हमारे लिए ये सब कर रहा था और मैं तेरे ऊपर इतना चिल्लाया। मुझे माफ कर दे बेटा। अरे पापा, ऐसा कुछ मत कहिए। चलिए केक काटते हैं। और उसका पूरा परिवार मिलकर केक काटता है और खूब मस्ती करते हैं। नानी थी। हाँ हेलो भाई। 2 शिकार आ रहे हैं। अच्छा, दिखने में कैसी है? शक्ल से सुंदर, अकल से बेवकूफ। अच्छा चल ठीक है, मैं भी उठता हूँ। अरे भिखारी, मेरे सामने टशन मारती है। यस यस, भगवान
भगवान, इतनी खुशी तो मुझे जन्मदिन में कभी नहीं जितनी आज हो रही है। वाह यार, दोबारा देखता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये और मेरे साथ कंपटीशन। ओए भाई, लगता है गरीबी के दिन खत्म होने वाला, 12 अमीरी के दिन। इसकी ये हिम्मत। ए भाई, कमाल कर दिया तूने। और कमा मेरे चुस्त भिखारी, और कमा। सुना था कि तू छप्पड़ फाड़ता, पर आज तुमने छप्पड़ सर पर ही गिरा दिया। अरे वाह, मेरे लाल पीले